हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी विद संजय में। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने शुरू किया है राजस्थान कला एवं संस्कृति के मॉडल पेपर की सीरीज, तो इसका आज मैं आपके सामने 9वां पार्ट लेके आया हूं। प्रश्नों की क्वालिटी वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं के समकक्ष रखी गई है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा पहला प्रश्न, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, काली सिंध एवं आहू नदियों के मध्य। अब हमें समझना होगा कि गागरोन के किले से संबंधित हमें एग्जाम्स में और क्या प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गागरोन के किले से हमें 4 से 5 प्रश्न एग्जाम्स में बार बार रिपीट देखने को मिलते हैं। तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वे प्रश्न आखिर कौन से हैं। तो पहली बात, तो गागरोन का जो किला है वह एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। गागरोन का किला एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जल दुर्ग कौन सा है, ठीक है ना। तो गागरोन एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा, यह झालावाड़ में स्थित है। तो इसकी अवस्थिति या स्थान के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गागरोन का किला कहाँ स्थित है। यह तो रही सामान्य जानकारी। एक प्रश्न इसके अन्य नामों से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके अन्य नामों में हमें डोडगढ़ और धूलरगढ़ देखने को मिलता है, ठीक है ना। डोडगढ़ और धूलरगढ़। तो यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से डोडगढ़ नाम का किला कौन सा है, या गागरोन के किले का अन्य नाम कौन सा है। तो डोडगढ़ और धूलरगढ़। डोडगढ़ इसका नाम डोड परमारों की वजह से पड़ा है, ठीक है ना। डोड परमारों का यह किला है। डोड परमारों का यह किला है जो 7वीं 8वीं शताब्दी में हमें बनाया गया था, ठीक है ना। तो डोड परमारों का किला होने के कारण इसको डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहा जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है पहाड़ी को लेकर कि यह किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यह मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। गागरोन का किला एक मुकुंदरा नामक पहाड़ी पर स्थित है और इसके अंदर संत पीपा की छतरी भी बनी हुई है। तो पूछ लिया जाता है कि संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। तो संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। एक प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब ध्यान देना। यहां पर इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मीठे शाह की दरगाह कहां स्थित है। मीठे शाह की दरगाह कहां स्थित है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना, किस किले में स्थित है। तो मीठे शाह की दरगाह गागरोन के किले में स्थित है। और सूफी संत हमीदुद्दीन मीठे शाह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। सूफी संत हमीदुद्दीन मीठे शाह के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति में हमें हमीदुद्दीन, मुस्लिम संत हमीदुद्दीन के नाम से एक संत और देखने को मिलते हैं जिन्हें सुल्ताने तारकीन कहा जाता है। ध्यान देना यहां पर, सुल्ताने तारकीन, ठीक है ना, सुल्ताने तारकीन। तो सुल्ताने तारकीन किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है यह भी। तो हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है ना। ये हमीदुद्दीन नागौरी हैं जिन्हें सुल्ताने तारकीन कहा जाता है। जबकि गागरोन के किले में जिन सूफी संत की दरगाह है वे हैं हमीदुद्दीन, है ना, संत हमीदुद्दीन, जिन्हें मीठे शाह भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मीठे शाह हमीदुद्दीन जो गागरोन किले में है और सुल्ताने तारकीन हमीदुद्दीन नागौरी नागौर में है, ठीक है ना। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। और गागरोन से क्या प्रश्न बनते हैं? गागरोन से प्रश्न बनते हैं यहां पर, एक तो महमूद खिलजी से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। महमूद खिलजी से भी गागरोन का एक प्रश्न बनता है। महमूद खिलजी, ठीक है ना। महमूद खिलजी से क्या प्रश्न बनता है? जब महमूद खिलजी के समय यहाँ पर प्रथम शाका हुआ था तो यहाँ पर उसने एक
परकोटे का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, परकोटे का निर्माण करवाया था और इस किले का नाम बदल दिया था। गागरोन से इसका नाम क्या कर दिया था उसने, मुस्तफाबाद। एक तो यह ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गागरोन के किले का नाम मुस्तफाबाद किस शासक ने किया, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी ने किया। और यह वही महमूद खिलजी है जिसे कई बार महाराणा कुंभा से मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है ना, ये वही महमूद खिलजी है। और हमें क्या प्रश्न देखने को मिलता है, और हमें प्रश्न देखने को मिलता है बुलंद दरवाजा से। देखिए बुलंद दरवाजा से हमें प्रश्न देखने को मिलता है कि बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना, कि किस दुर्ग में स्थित है। बुलंद दरवाजा यहाँ पर गागरोन दुर्ग में स्थित है और इसे औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब ने, ठीक है ना, औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है ना, मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है। तो एक बुलंद दरवाजा गागरोन के किले में स्थित है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बुलंद दरवाजे से भी दो प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा गागरोन के दुर्ग में स्थित है जिसे औरंगजेब ने तैयार करवाया था, ठीक है। इसके अलावा एक बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, एक बुलंद दरवाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित है, ठीक है ना, अजमेर वाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में स्थित है बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण किसने करवाया था, जिसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था, ठीक है ना, जिसका निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया था। तो यह भी हमें ध्यान रखना है, ताकि बुलंद दरवाजे से भी दो प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। लेकिन जो गागरोन वाला हमारा जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, तो यह ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक जालिम कोट भी है, जालिम कोट। तो जालिम कोट का भी प्रश्न हमें गागरोन दुर्ग से देखने को मिलता है, जालिम कोट, ठीक है ना, जालिम कोट का प्रश्न भी हमें देखने को मिलता है। तो जालिम कोट का निर्माण किसने करवाया था, कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने, ठीक है ना, जालिम सिंह झाला ने। तो ये तमाम प्रश्न हमें गागरोन से देखने को मिलते हैं और थोड़े कन्फ्यूजन वाले भी प्रश्न हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक से इसके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, तो हमें देखना है कि यह किस शैली का मंदिर है, ठीक है ना। तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर ऑप्शन 4 गुज्जर प्रतिहार शैली का है, ठीक है ना। तो याद रखना किराडू का सोमेश्वर मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर सोमेश्वर मंदिर है जो किराडू में स्थित है। किराडू बाड़मेर में स्थित है और इसे किरात कूप के नाम से भी जाना जाता है, किरात कूप, ठीक है ना, किराडू को किरात कूप के नाम से भी जाना जाता है और इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह भी ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराडू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मलिक शाह की मस्जिद स्थित है, मलिक शाह की मस्जिद स्थित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 जालोर दुर्ग में, ठीक है ना, जालोर दुर्ग में मलिक शाह की मस्जिद स्थित है और यहीं पर मलिक शाह पीर का उर्स लगता है, ठीक है ना, मलिक शाह पीर का उर्स भी लगता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना जालोर में मलिक शाह की मस्जिद और यहीं पर क्या लगता है, मलिक शाह पीर का उर्स भी लगता है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा देखिए, इसको भी समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, भरतपुर रियासत का प्रश्न है। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, देखिए निर्माण के लिए पूछा है डीग के महलों का, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 महाराजा बदन सिंह ने, महाराजा बदन सिंह ने डीग के महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, महाराजा बदन सिंह ने डीग के महलों का निर्माण करवाया था। लेकिन प्रश्न यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि डीग के महलों में जल महल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना, डीग के महलों में जल महल का निर्माण किसने करवाया था, तब वहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, महाराजा सूरजमल, ठीक है ना, महाराजा सूरजमल। तब हमारा राइट आंसर क्या होगा, महाराजा सूरजमल, क्योंकि महाराजा सूरजमल ने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, डीग के जल महलों का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी
किस किले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कुंभलगढ़ किले में। ठीक है ना। पृथ्वीराज कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ किले में स्थित है और यह महाराणा रायमल के पुत्र थे और राणा सांगा के भाई थे। ठीक है ना। तो इनकी छतरी कुंभलगढ़ किले में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 महनसर झुंझुनू में। ठीक है ना। महनसर झुंझुनू में राजस्थान की प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी देखना, एक बार वन रक्षक में 21 या 22 के वन रक्षक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। काका जी की बावड़ी, वहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दौसा किया था। ठीक है ना, जो कि प्रश्न का उत्तर गलत था। ठीक है ना। अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसे दौसा क्लिक किया था, जो कि आंसर क्या था? इसका गलत था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बूंदी। काका जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में आया हुआ है, तो दोबारा रिपीट हो सकता है। ठीक है ना। उसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 8 हमारी, प्रसिद्ध चित्रशाला। प्रसिद्ध चित्रशाला किस गढ़ के राजप्रसाद में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बूंदी में। ठीक है ना। बूंदी के गढ़ में, तारागढ़ में चित्रशाला स्थित है और चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। बूंदी के राव महाराजा राव उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है ना। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह ने करवाया था, जो भित्ति चित्रों का क्या कहलाती है? स्वर्ग कहलाती है। चित्रशाला क्या कहलाती है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 उस्ता कला के। अब इसे देखना, उस्ता कला को मुनवत्ती कला भी कहते हैं। मुनवत्ती कला भी कहते हैं। उस्ता कला को मुनवत्ती कला के नाम से भी जाना जाता है। एक तो ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा जो हिसामुद्दीन थे, जो सिद्धहस्त कलाकार थे उस्ता कला के, इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि 1986 में स्वर्गीय हिसामुद्दीन जी को 1986 में पद्मश्री मिला हुआ है। तो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि हिसामुद्दीन कलाकार को किस वर्ष में पद्मश्री मिला था। तो वर्ष से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो यह हमें ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 10, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ठीक है ना। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। ठीक है ना। तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है वधू पक्ष की ओर से। ठीक है ना। वधू पक्ष की ओर से जब बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं जाती हैं तो जला गीत गाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, रिपीटेशन वाला ये प्रश्न है, तो इसका ध्यान रहे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 11 हमारी, राजस्थान के किस लोकवाद्य को जूज हॉर्प भी कहा जाता है? लोकवाद्य पूछा है, जूज हॉर्प किसे कहते हैं? ठीक है ना। वह कौन सा लोकवाद्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मोरचंग। ठीक है ना। तो मोरचंग जो हमारा लोकवाद्य है उसे जूज हॉर्प भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रहे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 में। साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो हमें बताना है कि ये किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गीदड़ नृत्य के। ठीक है ना। गीदड़ नृत्य के ये स्वांग है। गीदड़ नृत्य जो शेखावटी में किया जाता है और पूछ लिया जाता है कि गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना। तो गीदड़ नृत्य होली पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है ना। तो याद रखना, गीदड़ नृत्य से एक प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि गीदड़ नृत्य किस पर्व पर किया जाता है। ठीक है ना। किस अवसर पर किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर
किया जाता है। एक तो हमें यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा, यह पुरुषों का लोक नृत्य है, ठीक है ना। पुरुषों का, केवल पुरुषों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि केवल पुरुषों का नृत्य कौन सा है, तो गीदड़ जो नृत्य है वह केवल पुरुषों का नृत्य है, केवल पुरुषों का नृत्य है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं, इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं। इनमें नंगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नंगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। नंगाड़ा वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या हमारी 13। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है, ठीक है ना। शांता गांधी द्वारा जसमा ओडन, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भवाई नृत्य, ठीक है ना। भवाई जो हमारा लोकनाट्य है जो मुख्यतः गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात का लोकनाट्य है, ठीक है ना, गुजरात का लोकनाट्य है। राजस्थान में है, राजस्थान में यह ध्यान रखना उदयपुर संभाग में, राजस्थान में यह उदयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में, ठीक है ना, जो गुजरात के सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, गुजरात के जो सीमावर्ती इलाकों में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। गुजरात के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें भवाई जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, भवाई जाति द्वारा किया जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक ध्यान रखना है कि यह एक व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना, व्यावसायिक नृत्य है। तो भवाई लोकनाट्य एक व्यावसायिक नृत्य है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें करतब दिखाए जाते हैं, इसमें करतब दिखाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें करतब दिखाए जाते हैं। जैसे सिर पर कई मटके रख लेते हैं और मटकों को रखकर नृत्य करते हैं। जैसे गिलास रख लेते हैं, गिलास के ऊपर चलते हैं, कांच के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, थालियों के ऊपर चलते हैं। तो इस प्रकार के नृत्य न होकर ये एक प्रकार के करतब दिखाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। तो लोकनाट्य है। प्रश्न पूछ लिया जाता है इसके जन्मदाता से, ठीक है ना, कि भवाई लोकनाट्य के जन्मदाता कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमें ध्यान रखना है कि भवाई लोकनाट्य के जन्मदाता केकड़ी के बागाजी जाट है, ठीक है ना, केकड़ी के बागाजी जाट हैं। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। भवाई लोकनाट्य से नृत्यांगना का प्रश्न पूछ लिया जाता है। श्रेष्ठा सोनी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। श्रेष्ठा सोनी प्रसिद्ध नृत्यांगना, जन्मदाता बागाजी जाट केकड़ी, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या हमारी 14। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई, ठीक है ना, तो संत भूरीबाई का कार्य क्षेत्र था मेवाड़, ठीक है ना, उदयपुर मेवाड़ में कहाँ, उदयपुर में, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 2। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, ठीक है ना। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। तो हमें देखना है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। तो गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए गोगा जी की पत्नी इनके साथ में सती हुई थी। वहीं तेजा जी की पत्नी भी इनके साथ में सती हुई थी और पाबू जी की पत्नी भी इनके साथ में सती हुई थी, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हड़बूजी, ठीक है ना, ऑप्शन 1 हड़बूजी। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, तो हड़बू जी की पत्नी इनके साथ सती नहीं हुई थी। बाकी गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी की पत्नियां इनके साथ सती हुई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा हड़बू जी के बारे में जानते हैं। देखिए, पंच पीरों के अंदर, राजस्थान में पंच पीरों के अंदर हड़बू जी का भी नाम आता है। जहाँ पे हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, मेहा जी सांखला के घर हुआ था, ठीक है ना, मेहा जी सांखला के घर हुआ था। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, मेहा जी सांखला के घर बुंडेल नागौर में, ठीक है ना, बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम भी क्या था, बालीनाथ जी था। इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था, क्योंकि बाबा जो रामदेव हैं
रुणेचा वाले जो रामदेव हैं, रामदेव जी हैं, वे इनके क्या थे, मौसेरे भाई थे, ठीक है ना, मौसेरे भाई थे, ठीक है। तो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी थे, तो इनके कहने पर ही जो हड़बू जी थे उन्होंने बालीनाथ जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था, ठीक है ना, गुरु के रूप में स्वीकार किया था। एक ध्यान रखना है कि जो हड़बू जी थे वे राव जोधा के समकालीन थे, ठीक है ना, राव जोधा के समकालीन थे, और राव जोधा ने ही इनको क्या दिया था, बेंगटी गांव भेंट में दिया था, ठीक है ना, बेंगटी गांव भेंट में दिया था। तो राव जोधा के ये क्या थे, समकालीन किसके थे, राव जोधा के। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा शकुन शास्त्र के ये ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ये ज्ञाता थे, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, शकुन शास्त्र के यह ज्ञाता थे। एक पुजारी से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस लोक देवता के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं, ठीक है ना, तो सांखला राजपूत किसके पुजारी हैं, हड़बू जी के पुजारी हैं, ठीक है ना, हड़बू जी के पुजारी हैं। और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वे कौन से लोक देवता हैं जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है ना, तो ध्यान रखना इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, और इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, बेंगटी नागौर में, ठीक है ना, सॉरी बेंगटी जोधपुर में, जो कि फलोदी में पड़ता है, ठीक है ना, फलोदी में पड़ता है, ठीक है। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए, ठीक है, गलत युग्म को चिन्हित करना है। देखते हैं, शीला देवी आमेर में, तो यह गलत युग्म नहीं है, यह तो सही युग्म है। इसके बाद में सचिया माता ओसियां, ठीक है ना, सचिया माता ओसियां, तो यह भी सही युग्म है। सकराय माता सीकर, सकराय माता सीकर, तो सकराय माता सीकर में नौकर कहाँ है, सकराय माता झुंझुनू में है। तो हमारा गलत युग्म क्या हुआ, ऑप्शन 3 हमारा गलत युग्म है, क्योंकि सकराय माता कहाँ है, उदयपुर वाटी में, उदयपुर वाटी में, जो कि झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है ना। सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है, खंडेल वालों की कुल देवी है, क्योंकि सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सकराय माता निम्नलिखित में से किन की कुल देवी है, तो खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। देखिए, धौलागढ़ का मेला हाल ही एग्जाम्स में यह पूछा गया था, यह प्रश्न धौलागढ़ का मेला के बारे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अलवर में, ठीक है ना। अलवर के अंदर एक बहतू कला गांव है, ठीक है ना, बहतू कला गांव में यह मेला बढ़ता है, तो ठीक है ना। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के अलवर के बहतू कला गांव में बढ़ता है, तो यह हमें याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है, ठीक है ना, खेजड़ी वृक्ष यानी शमी वृक्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दशहरा पर्व से, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19, चीर पटोरी क्या है। देखिएगा, चीर पटोरी क्या है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम्स में पूछा गया था ये। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 साड़ी, ठीक है ना, क्योंकि चीर जो होता है वह साड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। चीर पटोरी क्या है, तो साड़ी को चीर पटोरी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 20, खुंगाली आभूषण, हमें बताना है कि खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गले में। तो स्त्रियां गले में खुंगाली नामक आभूषण को पहनती है। तो एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आभूषण टॉपिक से कला संस्कृति के अंदर हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं अपने हर मॉडल पेपर में आभूषण के पार्ट से एक क्वेश्चन अवश्य रखता हूं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खुंगाली का प्रश्न आ भी चुका है कई बार, तो हमें ध्यान रखना है, फिर से रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है। तो हमें बताना है कि वह कौन सी जनजाति है जो हारी बावरी कृषि करती है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति हारी बावरी कृषि का कार्य करती है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 में, ठीक है। मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मोताणा प्रथा,
मोताणा प्रथा के बारे में हमें सही कथन को छांटना है। तो देखिए ऑप्शन एक में क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। बिल्कुल बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन एक, जिसमें हर्जाना वसूला जाता है। मोताणा प्रथा में हर्जाना वसूला जाता है। यदि कोई व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूला जाता है। ठीक है ना, तो यह हमें ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन एक। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है ना, अगले प्रश्न में आरटीडीसी का होटल पूछा गया है खादिम। ध्यान रहे, खादिम का जो आरटीडीसी का होटल है खादिम है, यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है ना, अजमेर जिले में खादिम है। आरटीडीसी के होटलों की संख्या लगभग 20 से 25 है, जो एग्जाम्स में या तो 4 के फॉर्म में आपको दे देगा या फिर एक होटल का नाम आपसे पूछ लेगा और उससे उससे आपसे पूछेगा जिले का नाम। ठीक है ना, एक होटल का नाम दे देगा, उससे पूछेगा आपसे पूछेगा जिले का नाम। जैसे टाइगर डेन, जैसे खादिम की जगह टाइगर डेन आपसे पूछ लेता कि आरटीडीसी का होटल टाइगर डेन कहाँ अवस्थित है, तो अलवर में। तो इस प्रकार से प्रश्न भी यह हमें पूछते हैं, तो यह भी हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? देखो भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेंगे। देखिए बिल्कुल बनेंगे और ज्यों के त्यों बनेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा है मराठी भाषा का प्रभाव। ठीक है ना, मराठी भाषा का प्रभाव, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन दो, मालवी भाषा। ठीक है ना, हमारी जो राजस्थान की मालवी बोली है जिसके ऊपर मराठी भाषा का प्रभाव है, तो यह हमें ध्यान रखना है, मराठी भाषा का प्रभाव। ठीक है ना, मराठी भाषा का प्रभाव राजस्थान की मालवी बोली है जो हाड़ौती क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, एक तो हमें यह ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न हमें इसी प्रकार का दिखाई देता है, हमसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की वह कौन सी बोली है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। गुजराती भाषा का प्रभाव है, तो आपको बताना है कि राजस्थान की वह कौन सी बोली है जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो दूसरा प्रश्न इसी फॉर्म में यह पूछा जाता है, तो वह हमारी बोली होगी बागड़ी बोली। ठीक है ना, बागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है ना, गुजराती भाषा का प्रभाव हमें दिखाई देता है, तो यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, सुधारा था। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, सुमेलित करना है हमें लेखकों के नामों को उनकी पुस्तकों के नामों से। ठीक है ना, तो हमारे लेखक हैं गिरधर आशियां। गिरधर आशियां की पुस्तक का नाम क्या है? सगत रासो, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ठीक है, हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जल की पुस्तक का नाम क्या है? तो जल की पुस्तक का नाम है बुद्धि रासो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 नंबर में कौन है? बुद्धि रासो। ठीक है, आगे देखते हैं, तो हमें नाल सिंह विजयपाल रासो, तो नाल सिंह, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यह नल्ल सिंह होगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि नल्ल सिंह होगा। ठीक है ना, ये नल्ल सिंह है, नाल सिंह नहीं है, तो ये ध्यान देना। यहाँ पर नल्ल सिंह की पुस्तक का नाम है विजयपाल रासो। ठीक है ना, नल्ल सिंह की पुस्तक का नाम है विजयपाल रासो, ऑप्शन 1 में हमारा विजयपाल रासो होगा। ठीक है ना, जबकि नाल तो नरपति नाल है। ठीक है ना, यहाँ पर समझना, नरपति नाल है एक हमारे इतिहासकार, एक हमारे लेखक कौन हुए हैं? नरपति नाल। ठीक है ना, ये है नल्ल सिंह, ये है नल्ल सिंह। ठीक है ना, ये है नल्ल सिंह, तो नल्ल सिंह की पुस्तक का नाम है विजयपाल रासो। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा समझना। जबकि नरपति नाल की पुस्तक का नाम यदि पूछ लिया जाए तो वह है बीसल देव रासो। ठीक है ना, बीसल देव रासो। ठीक है ना, बीसल देव रासो, तो ये ध्यान रखना, ये टाइपिंग मिस्टेक था। आगे बढ़ते हैं, सूर्यमल मिश्रण साहब की रचना का क्या नाम है? सूर्यमल मिश्रण साहब की रचना का नाम है सती रासो। ठीक है ना, तो 4 नंबर में आ जाएगा, 4 डी में आ जाएगा 4। तो हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है? कूट क्या बन रहा है हमारा? 2314 मिलान करेंगे। 2314 हमारे कौन से ऑप्शन में रहेगा? 2314 हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना, 2314, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2314। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी क्लास।
क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।